गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कॉमर्स के बारे में पहले इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बाद हम लोग देखेंगे कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है। करंट में जो फरवरी में निर्धारित किया है जेक, तो फरवरी में निर्धारित किया जेक, उसके अनुसार इसका सिलेबस क्या है, हमें उसी के अनुसार तैयारी करना है, पढ़ना क्या क्या है और हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखेंगे मुख्य रूप से हम लोग जेक का सिलेबस के बारे में। जेक के स्टूडेंट के लिए ये प्रिपरेशन होगा, उसके लिए बेस्ट होगा। आप यदि चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा नंबर लाएं तो एक बार इस चैनल से जुड़ें और प्रिपरेशन करें, आपको बेस्ट मिलेगा। और जो भी बताया जाएगा इसी से ही क्वेश्चन रहेगा आपका। जेक में क्वेश्चन ज़्यादा जाने वाला इससे नहीं है। जैसे जेक का सिलेबस यदि हम लोग देखते हैं तो ये 12th क्लास का सिलेबस है। 12th क्लास जो अभी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, जो हम लोग को कॉमर्स के लिए 21 फरवरी से निर्धारित किया गया है। तो देखेंगे जेक का सिलेबस में सबसे पहले जो कॉमर्स के लिए मेन सब्जेक्ट जो होता है, कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट होता है वो अकाउंटेंसी होता है। अकाउंटेंसी होता है। अकाउंटेंसी जो होता है, अकाउंटेंसी को हम लोग देखते हैं तो अभी सिलेबस जो रखा है जेक ने, कोरोना काल के पहले सारा नॉमरिकल रहता था, लेकिन अब जो है कोरोना काल के बाद ये नॉमरिकल ना करके कुछ ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं, कुछ सब्जेक्टिव कर दिए हैं। तो यदि ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं तो इस बार एग्जाम में 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स का जो है हम लोग को 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये हम लोग को सब्जेक्टिव हो गया। ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। और 20 मार्क्स का आपको जो भी होंगे +2 स्कूल में पढ़ते होंगे या कॉलेज में पढ़ते होंगे, ये +2 स्कूल या आपको कॉलेज से निर्धारित करेगा, ये देगा, निर्धारित करेगा। अब हम लोग 30 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव होगा, 50 मार्क्स में जो सब्जेक्टिव होगा, वो हमारे अंदर है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और 20 मार्क्स जो है ये कॉलेज पर डिनोट करता है कि कॉलेज आपने कैसे क्लास किए हैं, आपने असाइनमेंट क्या जमा किए हैं, इसके लिए भाइवा का एग्ज़ाम होता है, वो भाइवा क्या होगा, है ना, ये कॉलेज करेगा। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि अकाउंटेंसी में पढ़ना हमें क्या क्या है। जो भी हमको पढ़ना है उसका पहले एक बार सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर वाइज सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करते जाएंगे। तो देखिए सिलेबस इसका जो 12th क्लास का है, जो सिलेबस है, सिलेबस जो हम लोग है, सिलेबस जो हम लोग है अकाउंटेंसी का, इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। अकाउंटेंसी को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट ए में यदि हम लोग देखते हैं, पार्ट ए, तो पार्ट ए में यदि अनुमानित देखते हैं एग्जामिनेशन व्यू से जेक का सिलेबस, तो 40 मार्क्स का आने वाला है। अब पार्ट बी में 40 मार्क्स का होगा, क्या कि हम पहले भी बता चुके हैं कि टोटल जो होगा 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो 80 मार्क्स में पार्ट ये 40 मार्क्स का होगा, जो ये हम यहाँ 40 मार्क्स में जो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जो पहला चैप्टर जो पढ़ना पड़ता है वो देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहला जो है वो NPO है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसको दूसरा यदि हम लोग देखते हैं, दूसरा तो इसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल है, अकाउंटेंसी का फंडामेंटल जानना है। अकाउंटेंसी में कैसे कैसे हम लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है ये है गुडविल है। तीसरा जो चैप्टर है हम लोग को गुडविल है ना। अब गुडविल है। चौथा चैप्टर है जो है हम लोग को
एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब हम लोग 5 में आएंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 6 में आएंगे, डेथ ऑफ पार्टनर, 6 में आएंगे डेथ ऑफ पार्टनर। ये सिलेबस है पार्ट ए का, और पार्ट ए में इसी में हम लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या किया जाएगा, सब्जेक्टिव कहाँ से आता है, ये सारे चीज़ आपको एक एक करके बारीकी से हम लोग बताएंगे। तो जो भी लोग हैं पहले एनपीओ के बारे में जानेंगे, फिर फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, फिर गुडविल के बारे में जाएंगे, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है। तो सबसे पहले बात हम लोग यदि देखते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीक़ा से जेक का सिलेबस में बहुत ज़्यादा डीपली और एकदम तौर तरीके से नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एकदम डीपली नॉलेज गेन करेंगे कि जहाँ से भी क्वेश्चन आए हम लोग कवर कर सकते हैं। और कवर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग 1 से देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, फिर हम लोग 6 देखेंगे। लेकिन ये था पार्ट ए। पार्ट बी में यदि हम लोग जाते हैं, पार्ट बी में यदि हम लोग जाते हैं तो पार्ट बी का जो सिलेबस होता है, पार्ट बी में यदि हम लोग जाते हैं, पार्ट बी में यदि जाते हैं हम लोग, तो पार्ट बी का जो होता है, पार्ट बी जो है हम लोग को एक तरीका से देखेंगे तो पार्ट बी कंपनी के दायरे में आता है। कंपनी के बारे में देखना जानना है, क्या कंपनी है, कंपनी के एकदम पूरी क्या करती है, कंपनी कैसे काम करती है, उसके शेयर कैसे बेचे जाते हैं, कंपनी को चलाया कैसे जाता है, इन सारी बातों को एक एक करके हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट बी में कंपनी होता है। तो कंपनी में पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी का इंट्रोडक्शन देखना है। जो भी बताया जा रहा है वो झारखंड का सिलेबस के अनुकूल बताया जाएगा। जो अभी प्रिपरेशन करने वाले झारखंड वाले उसके लिए बेस्ट है, और आपको सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर वाइज ढंग से एक का क्वेश्चन बाय एक का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी यदि जानेंगे तो दूसरा पढ़ना है, दूसरा है जो हम लोग को जानना है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर जानना है। तीसरा जानना है इशू ऑफ शेयर के बाद फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। उसके बाद जानना है चौथा में डिवेंचर, और पांचवा जानना है डिवेंचर का रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन। छठा जो जानना है, छठा जेक का सिलेबस के अनुसार वही बता, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसके बाद जो हम लोग को जानना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सातवां जानना है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब 8 नंबर में जानना है हमको। 8 नंबर में जो हम लोग को जानना है अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो। 9 नंबर में हम लोग फाइनल जो जानना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपको टोटल 9 चैप्टर आपको पढ़नी है, 9 चैप्टर पढ़नी है। और 9 चैप्टर में यदि हम लोग देखेंगे बारीकी से, अब पिछले साल का हम लोग इसका यदि देखते हैं, पिछले साल तो ऑब्जेक्टिव बेस में एग्जाम हुआ था, कुछ सब्जेक्टिव भी हुए थे, लेकिन इस बार का जो एग्जाम होने वाला है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर वाइज में ऑब्जेक्टिव क्या बनता है,
सब्जेक्टिव क्या बनता है और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको एक एक बारीकी से बनाएंगे। ये गारंटी रहेगा कि जो भी बताया जाएगा वो प्रोसेस सेम रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन इधर से उधर जाने वाला नहीं है। अब देख लेंगे यदि बहुत बढ़िया से, तो एक चैप्टर के बारे में हम लोग यदि डिस्कस करते हैं, एक चैप्टर के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो डिस्कस यदि करते हैं हम लोग तो देख लीजिए आगे क्या है। डिस्कस यदि करते हैं हम लोग तो ये यदि बात करते हैं हम लोग पार्ट ए में हम लोग शुरू करेंगे और वही पार्ट ए को पूरा करेंगे। पार्ट ए में पहला चैप्टर जो हम बताए एनपीओ। एनपीओ होता क्या है, एनपीओ होता क्या है, तो एनपीओ के बारे में यदि जानते हैं तो एनपीओ का जो रूल होता है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर व्यापारिक संगठन, यह एक वैसे संस्था होती है जो लोगों को भलाई करके, लोगों को सबसे पहले भलाई करके वो लाभ कमाने का उद्देश्य रखती है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है नहीं है, पहला उद्देश्य जो होता है लोगों को सेवा करना, लोगों को भलाई करना, है ना। तो आज हमारे सामने भिन्न भिन्न ऐसे संस्थाएं हैं जो एनपीओ के अंतर्गत आती है ना, एनपीओ के तहत काम करती है, लोगों को सेवाएं देती है ना। और लोगों को सेवाएं देने के बाद वो अपने आप में क्या करती है ना, उसके बाद उसी के अनुकूल में प्रॉफिट कमाती है ना। लेकिन फिर भी एनपीओ के अंतर्गत जानना क्या है और हमको इसका कलेक्ट क्या करना है, तो इसको विस्तृत रूप से यदि हम लोग बात करेंगे, विस्तृत रूप से इसको जानेंगे तो किस प्रकार से जानेंगे। तो ये एनपीओ करती क्या है, एनपीओ देखेंगे बहुत अच्छे से। एनपीओ के अंतर्गत तो कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो एनपीओ के दायरे में आते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संस्था कहलाते हैं। जैसे यदि हम लोग देख लेंगे, अभी हम लोग देख लेंगे तो जैसे हम लोग देख लिए गवर्नमेंट का, जैसे हो गया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज एनपीओ है। पहले इसका काम है कि लोगों को एक तरीका से क्या करना, सेवा करना, फिर हमको प्रॉफिट कमाना। इसी तरीका से यदि देखेंगे, अब कॉलेज को देख लो या हम लोग अपने आसपास में देखेंगे घर में, जैसे एक माँ द्वारा अपने बच्चे को खाना खिलाना या माँ द्वारा अपने बच्चों को देखभाल करना, ये सब क्या है, एकदम स्वभाव से एक मम्मी अपनी बात को अपनी बेटा के साथ रख रही, मतलब एक भलाई कर रही है ना। इसका उद्देश्य नहीं मांगा कि अपने बेटा को हम सेवा कर रहे हैं, अपने भलाई कर रहे हैं तो इसको हमको प्रॉफिट इसे कमाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे हो जाए माँ द्वारा खाना बनाना, है ना, या अपने बगान में जो भी है उसको पानी देना, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इस कॉलेज है, बहुत ऐसा संस्था, जैसे संस्था में यदि हम लोग आ जाएंगे तो बहुत से ऐसे जैसे क्लब हो गए, है ना, कोई भी क्लब हो जाएंगे, सांस्कृतिक मंच हो जाएगा, खेल कूद का प्रोग्राम हो जाएगा, ये सब एनपीओ के अकॉर्डिंग आते हैं। अब हम लोग अकॉर्डिंग आते हैं तो कैसे कैसे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीक़े से क्या क्या ये संस्थाएं क्या करती है, क्या नहीं करेगी, तो इसको विस्तृत रूप से जब हम लोग जानेंगे, जब चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, है ना, तो एकदम शुरू से आपको बताया जाएगा, शुरू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे क्वेश्चन ये होगा, कैसे क्वेश्चन जेक में पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज़ आते हैं फंडामेंटल। दूसरा चैप्टर के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो ये फंडामेंटल के दायरे में आता है। फंडामेंटल दूसरा चैप्टर है जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल में मुख्य रूप से हमको पार्टनरशिप जानना है। पार्टनरशिप जानना है। अब हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप, क्योंकि कंपनी का जो कंपनी तो पहला सेकंड में बता चुके हैं कि उसमें कंपनी को जानना है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी में जाना, पार्ट ये को जानना है, वो पार्टनरशिप ही बोला जाता है इसको। तो सबसे पहले पार्टनर में हम लोग जानेंगे क्या कि भैया पार्टनर होता क्या है ना। अब पार्टनर में होते हैं क्या और पार्टनर किया कैसे जाएगा, अब पार्टनर करने के बाद उसमें क्या क्या एक तरीका से क्या क्या अकाउंटिंग के प्रक्रिया किए जाएंगे, इस सब को एक एक करके हमको जानना है। तो जैसे हमको जानना है कि भाई पार्टनर होता है क्या है, तो पार्टनर हम लोग सिंपली रूप से जानते हैं कि ये पार्टनर दो व्यक्तियों को मिला, कम से कम
दो व्यक्ति का मिलाप और दो व्यक्ति एक साथ मिल जाएंगे, है ना, तो पार्टनर कहलाएंगे। लेकिन ये नहीं होता है, दो व्यक्ति मिल जाना पार्टनर नहीं कहलाता है। दो व्यक्ति मिल जाना पार्टनर तभी कहलाएगा जब वो किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी खास विशेष, है ना, काम के लिए वो अपना पूंजी लगाएंगे और लाभ कमाने के काम करेंगे। मतलब पूंजी लगाएंगे, लाभ कमाने का काम करेंगे, तभी बिजनेस कराएंगे। दो व्यक्ति आपस में मिल जाएंगे, चलो हम लोग मार्केट चलते हैं, हाँ पार्टनर हो गए, दैट मीन्स नहीं, आप पार्टनर नहीं है। या दो व्यक्ति मिलके चलो हम लोग किसी के साथ, है ना, मिल गए, हम लोग लड़ाई कर दिए, किसी दूसरे व्यक्ति जाके लड़ाई करना है ना, तो क्या पार्टनर हो गए? नहीं। पार्टनर बनने के लिए दोनों का उद्देश्य एक ही, मीन्स बिजनेस होना चाहिए कि व्यवसाय करेंगे। अब व्यवसाय करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग पूंजी इन्वेस्ट करेंगे। अब पूंजी इन्वेस्ट करके हम लोग क्या करेंगे, लाभ कमाएंगे। ये क्योंकि बिजनेस किया ही जाता है लाभ कमाने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ ही होता है ना, मुख्य उद्देश्य लाभ ही होता है। इसका उद्देश्य देखेंगे तो लाभ होता है, लेकिन अब लाभ के साथ साथ सर्विस भी देना शुरू कर दी है ना। लेकिन बात करेंगे कि बिजनेस पार्टनरशिप तभी कहलाएगा, कम से कम मिनिमम जो होना चाहिए, दो पार्टनर तो होना ही चाहिए, मिनिमम दो पार्टनर होना ही चाहिए, है ना। मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम पार्टनर जो होंगे 50 होंगे बैंकिंग सेक्टर में। कौन सी सेक्टर में होंगे? बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में मैक्सिमम 50 पार्टनर होंगे। अब दो पार्टनर मिलेंगे तो दो पार्टनर मिलने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि भाई पार्टनर जो होता है, पार्टनरों में एक तरीका से देखेंगे, पार्टनर एक निश्चित उद्देश्य के लिए किए, लेकिन जब व्यवसाय चलने लगेगा या दैट मीन जब चल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो पार्टनरों के बीचों में विवाद होना प्रारंभ हो जाते हैं। विवाद होने का कारण है कि बहुत से कारण होते हैं। अब विवाद होने का कारण है आपसी तालमेल बिगड़ जाना, दोनों में मड मुटाव हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, भिन्न भिन्न तरह के एकदम तरीका टेंशन हो जाना दोनों में, है ना। और ये विवाद यदि आगे बढ़ता हुआ जाता है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ते हुए जा रहा है, तो यहाँ परिस्थिति ये बन जाती है कि दोनों में एकदम इतना मतलब एक तरीका से बोलिए इतना विवाद हो जाता है कि, है ना, तो कि ये मतलब कि मामला कुछ हद तक बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। तो इसकी एक तरीका से विवादों को सुलझाने के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए साझेदारी संलेख करना पड़ता है। साझेदारी संलेख मीन्स दोनों पार्टनरों के बीच में एक समझौता करनी पड़ती है, एक अग्रीमेंट करना पड़ता है कि भाई कि हम लोग जानेंगे, हम लोग यदि इन कैश भविष्य में ऐसा ना हो, लेकिन यदि हो जाता है तो इस पर कहा नहीं जा सकता आज के समय में, लेकिन हाँ यदि हो जाए, विवाद आ जाए पार्टनरों में, तो एक हम लोग समझौता करते हैं, पार्टनरशिप डीड कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या कर लेते हैं हम लोग? डीड कर लेते हैं। अब पार्टनरशिप डीड के अनुकूल हम लोग आगे जो भी होगा डिसीजन, पार्टनरशिप डीड के अनुसार ही हम लोग डिसीजन लेंगे। अब पार्टनरशिप पार्टनरों के बीच में एक समझौता होता है, और ये समझौता लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है ना, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है ना। ये डीड देखेंगे तो इसमें यदि 70 डीड के अंतर्गत जो भी पॉइंट लिखे गए हैं 17 पॉइंट हैं, और ये 17 पॉइंट को जब इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे तो आपको बारीकी से एक करके हम बताएंगे कि पार्टनरों के बीच में जब समझौता होता है, पार्टनरशिप डीड होता है ना, उसमें 17 पॉइंट जो उल्लेख किया गया है, क्या क्या है, कैसे कैसे इसका अधिकार क्या क्या है, पार्टनरों के बीच में विवाद होने की संभावना को लोग कैसे कम करता है ना। और ये पार्टनरशिप के बारे में हम लोग पूरी विस्तृत से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो दूसरा चैप्टर फंडामेंटल है उसमें पार्टनरशिप को हमको जानना है। यदि इसके आगे चलते हम लोग तीसरा चैप्टर के रूप में आते हैं, आगे देखते हैं तीसरा चैप्टर के रूप में आते हैं, तो तीसरा चैप्टर बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। बड़ा मज़ेदार चैप्टर ये है क्योंकि ये चैप्टर जो होता है ना, हर चैप्टर का एक तरीका से बोलिए, हर चैप्टर का एक तरीका से बोलिए ये धनिया पत्ता का तरह काम करता है, क्योंकि सब्जी कोई भी हो धनिया पत्ता की लास्ट में आवश्यकता होती है। सब्जी कोई भी हो धनिया पत्ता की तरह काम करती है, क्योंकि सबको लास्ट में धनिया पत्ता सब्जी में देना ही पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार गुडविल ऐसा चैप्टर है, जो तीसरा चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये गुडविल ऐसा चैप्टर है, ये धनिया पत्ता जो बोले ना, इसका प्रयोग पूरा पार्टनरशिप पार्ट ये में दौड़ते रहता है, इसके बिना आप जा नहीं सकते हैं। क्योंकि ये गुडविल जो होता है, ये गुडविल हर पार्टनर का, हर व्यवसाय का, हर क्षेत्र का गुडविल का होना बहुत जरूरी है। हम हैं, मेरा भी गुडविल है, आप हैं तो आपका भी गुडविल है, बिजनेस है तो बिजनेस का भी गुडविल है। क्योंकि बिना गुडविल का व्यवसाय या कोई व्यक्ति या कोई फर्म या कोई कंपनी एक तरीका से एकदम बिना गुडविल का वो प्रॉफिट में जा ही नहीं सकता है। तो हमको जानते हैं भाई कि गुडविल को हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि गुडविल जो ऐसा चैप्टर है, क्योंकि ये बताता है बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में। ये इसका मेन देखेंगे तो रेपुटेशन होता है, रेपुटेशन ऑफ कोई भी है। बिजनेस है तो बिजनेस को हम लोग देखेंगे, कंपनी है तो कंपनी है, क्योंकि ये रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अब रेपुटेशन होता क्या है, और रेपुटेशन होता है तो किसका रेपुटेशन होता है? तो अभी हम लिखे हैं कि बिजनेस का रेपुटेशन होता है। बिजनेस का रेपुटेशन होता है, दैट मीन जिस बिजनेस का जितना रेपुटेशन होगा, जिस बिजनेस का जितना एक तरीका से वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू उस बिजनेस का सबसे ज़्यादा होगा। यदि आप मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कहीं अन्य बिजनेस से यदि मार्केट में आपका ज़्यादा वैल्यू है, तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं गुडविल से है। क्यों? आपने उस गुडविल को बनाया है, आपने उस गुडविल को एक तरीका से बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। तो गुडविल के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो गुडविल एक तरीका देखेंगे, कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट कमाने के लिए ग्राहकों को, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। क्योंकि जो बिजनेस के पास गुडविल अच्छा होता है, लोग उसके पास ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा जा रहे हैं, इसके मतलब ये गुडविल है, लोगों को बुला रही है। गुडविल जो है लोगों को बुला रही है, इस है ना। तो लोगों को बुला रही है तो जेन्युइन है कि बिजनेस में लोगों को बुलाना मतलब कस्टमर को बुला रही है। अब जब कस्टमर आ रहे हैं तो बिजनेस का सेलिंग ज़्यादा होगा, जब बिजनेस का सेलिंग ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बिजनेस का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छा होगा, और व्यवसाय का जो मालिक है वो प्रॉफिट में जाएगा। तो जेन्युइन है कि कस्टमर को बुलाया तभी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कस्टमर सामान को खरीदता है, सामान खरीदा, जितना सामान बिकेगा अभी बता चुके हैं कि जितना सामान बिकेगा उतना प्रॉफिट होगा। तो ये ग्राहक को बुलाया कौन? गुडविल। तो गुडविल, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, और गुडविल से ही व्यवसाय, गुडविल से ही जिस व्यवसाय का ज़्यादा होता है ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो अब ये बात है कि सर आप बार बार ने बोल रहे हैं कि गुडविल में रेपुटेशन ऑफ बिजनेस होता है, तो इसको जानना क्या है भाई? जानना है, गुडविल को जानना है। गुडविल को ये हमको जानना है कि गुडविल जो है वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस बिजनेस का कितना गुडविल है ना। क्योंकि आप जानते होंगे कि इसका सिंपली तरीका से हम लोग अपनी भाषा में समझिए कि मान लिया जाए कोई बिजनेस है, कोई एक बिजनेस है, या कोई एक दुकान ले लीजिए, एक शॉप है, इस दुकान का टोटल जिसमें लगा हुआ है, जितना इसमें पूंजी लगा हुआ है, टोटल यदि पूंजी को देखेंगे तो टोटल पूंजी मान लिया जाए 5 लाख लगा हुआ है, 5 लाख लगा हुआ है, ये 5 लाख लगा हुआ है। अब ये चाहता है, ये बिजनेस का जो भी मालिक होगा, मान लिया जाए ये मालिक है, ये चाहता है कि अब बिजनेस को हम सेल कर देते हैं जी, अब हमको नहीं चलाना है, किसी कारणवश छोड़ देते हैं। अब किसी कारणवश छोड़ना चाहता है तो इसमें पूंजी ये 5 लाख लगा हुआ है, लेकिन इसको निर्धारित कर दिया है कि हम 8 लाख में इसको हम बेचेंगे, 8 लाख में बेचेंगे। अब कोई व्यक्ति आया और सबसे पहले इस बिजनेस को आकलन करेगा, देखेगा कि भाई बिजनेस
कब से चल रहा है, इसमें पूंजी कितना लगा हुआ है, किस जगह पे है ना, ये सारे चीज को बारीकी से देखेगा। देखने के बाद एग्जैक्ट पूंजी देख रहे हैं कि 5 लाख लगा हुआ है, देखने इसका दाम रखा गया 8 लाख, यदि ये 5 लाख से ज़्यादा यदि ये 6 लाख देना पसंद कर देता है, 6 लाख दे दिया, इसके मतलब समझ जाइए, अब समझ जाइए कि 5 लाख का जो बिजनेस को उनने 6 लाख देना प्रारंभ किया या 6 लाख यदि दे रहा है, तो इसके मतलब है कहीं ना कहीं ये बिजनेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और 5 लाख का बिजनेस को 6 लाख रुपया दिया और 1 लाख रुपया यदि वो इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस के गुडविल के नाम से इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये गुडविल व्यवसाय में है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसको जानते हैं। कभी कभी बिजनेस में कम लगा हुआ है और खरीदते समय ज़्यादा दे देते हैं, वो गुडविल कहलाता है ना। तो इसको एकदम बारीकी से हम लोग जानेंगे। गुडविल के बाद हम लोग जानते हैं, गुडविल के बाद हम लोग जानते हैं कि बहुत बढ़िया से, तो अगला है एडमिशन ऑफ पार्टनर। गुडविल के बाद क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, गुडविल के बाद जानेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। गुडविल के बाद चौथा चैप्टर बताया आप लोग, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सभी चैप्टरों को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जब हम क्लास नेक्स्ट क्लास लेंगे, अगला क्लास लेंगे, तो चैप्टर वाइज पूरा एकदम बारीकी से आपको बताया जाएगा क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, कैसे जानना है, क्या एग्जाम में आएंगे, ऑब्जेक्टिव कहाँ से सेट होगा, सब्जेक्टिव कहाँ से सेट होगा, सारा एक बारीकी से एक एक चीज़ को बताया जाएगा। जैसे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखेंगे, तो अभी तो इसके पहले हम बता चुके हैं, अरे पार्टनरशिप बताए कि पार्टनरशिप कोई भी व्यक्ति करेगा तो बिजनेस के उद्देश्य से करेगा, है ना। अब ये पार्टनरशिप गठन था, पहले से पार्टनरशिप बन चुका था, अब यहाँ से क्या करेगा, पार्टनरशिप मान लिया जाए ए और बी पार्टनर है, 2 पार्टनर है, ये भी है और बी भी पार्टनर है, ये और बी दोनों पार्टनर थे, पार्टनर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये बी में डिसीजन किया, है ना, निर्णय लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने व्यवसाय के आकार को बढ़ाएंगे, बिजनेस का अस्तित्व बड़ा करेंगे, या एनी हाउ नेगेटिव में ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस जो है ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलिए भाई ठीक ठाक नहीं चल रहा है या बिजनेस को इंक्रीज करना है, इसके लिए एक पार्टनर और हम लोग लाते हैं, मान लिया जाए पार्टनर सी। अब ये सी पार्टनर आ गया बिजनेस में, तो बिजनेस में आ गया तो सी दोनों साझेदारों की सहमति से यदि अब बिजनेस में इंक्लूड हो जाता है, ज्वाइन कर जाता है, तो इसको हम लोग सी का एडमिशन बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं। या कह सकते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब हो सकता है साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना, साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना या साझेदारों की संख्या में इंक्रीज हो जाना, है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर कहलाता है। अब पार्टनर में पहले 2 पे बीच में पार्टनर थे, अब पार्टनर हुआ तो कितना हो गया, 3 पार्टनर हो गए। तो भाई अब जब नया पार्टनर आया, अब पहले से कितना पार्टनर थे, 2 पार्टनर, अब हो गए 3 पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनर को जो लाया गया है वो चलता बिजनेस में लाया गया है। तो चलता बिजनेस में इसको आने के बाद, इसको आने के बाद क्या क्या इसमें परिवर्तन होंगे, क्या क्या इसका परिवर्तन करेंगे, है ना, क्या क्या अकाउंटिंग के रूप से, अकाउंटिंग तरीके से क्या क्या लेखे किए जाएंगे, ये सारे लेखों को यदि हम लोग एक एक करके देखेंगे, मुख्य रूप से जब आया तो आने के समय क्या क्या ये लाएगा, लाने वाले क्या क्या होगा, तो मुख्य रूप से 2 चीज़ इसको लाना पड़ता है, एक है कैपिटल देना पड़ेगा और एक है इसको गुडविल देना पड़ेगा, गुडविल के नाम से, उसका वैल्यू के नाम से कुछ एक्स्ट्रा राशि देना पड़ेगा। तो कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में यदि कोई भी व्यक्ति बिजनेस में पार्टनर बनता है, तो हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि पार्टनर बनेगा तो कैपिटल देना पड़ेगा। या व्यक्ति नया से बिजनेस शुरू करेगा, नया से बिजनेस शुरू करता है तो कैपिटल लगाना ही पड़ेगा, बिना कैपिटल का तो व्यवसाय शुरू नहीं होगा। तो यहाँ कैपिटल लगा रहा है,
गुडविल भी लगा रहा है, तो ये कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको एक एक करके हम लोग बताएंगे, एक एक बारीकी से बताएंगे, है ना, और एक एक करके हम लोग आकलन करें। इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं, इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं कि भैया एडमिशन के बाद, अब एडमिशन बता दिए आपको, एडमिशन बता दिए, एडमिशन के बाद हम लोग देखेंगे, एडमिशन के बाद देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायर कर जाएगा। पहले अभी बताए कि एडमिशन करेगा, अब जो है सो रिटायर कर जाएगा, है ना, रिटायर करेगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ 5 नंबर चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायर करेगा। अभी मैंने बताया कि ए बी और सी 3 पार्टनर बन गए, तीनों पार्टनर था। अब किसी कारण बस, किसी कारण बस, है ना, चाहे तो पॉजिटिव थिंकिंग से देखेंगे, चाहे तो नेगेटिव थिंकिंग से देखेंगे। यदि पॉजिटिव में देखते हैं, यदि हम पॉजिटिव में देखते हैं, तो पॉजिटिव में यदि देख पा रहे हैं और बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि आपसी सहमति से यदि चाहता है कि एक पार्टनर अलग हो जाए, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है आपसी विवाद हो जाए नेगेटिव में, तो भी पार्टनर अलग होना चाहता है कि भाई अब हम नहीं रहेंगे आप लोगों के साथ। तो ये पार्टनर यदि मान लिया जाए सी जा रहा है, तो सी जाते समय, सी जा रहा है, जाते समय क्या क्या इसको मिलेंगे, क्या क्या इसको मिलना चाहिए, क्या क्या एक तरीका से देखेंगे कि अभी इसके पहले बताए कि एडमिशन हो रहा था तो कैपिटल और गुडविल दे रहा है, अब जा रहा है तो क्या कैपिटल और गुडविल मिलेगा, है ना। तो इसको मुख्य रूप से जब चैप्टर में हम आएंगे तो उसमें बारीकी से बताएंगे कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको आकलन करेंगे। लेकिन ये रिटायरमेंट समझ जाइए कि रिटायरमेंट में ये समझ जाइए कि यदि रिटायर करता है कोई पार्टनर तो साझेदारों में क्या होता है, कमी आ जाता है, कमी आ जाएगा। और रिटायर करते समय जो भी पहले बताए थे एग्रीमेंट हुआ था, पार्टनरों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उस एग्रीमेंट को फिर से संशोधन करना पड़ता है, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, दोनों परिस्थिति में संशोधन करने पड़ेंगे। तो हम लोग जब देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, तो रिटायरमेंट को बहुत अच्छी से बताएंगे। और लास्ट पार्टनरशिप का लास्ट देखेंगे तो ये बाबू डेथ ऑफ पार्टनर है। डेथ ऑफ पार्टनर ये है कि डेथ ऑफ पार्टनर हम लोग यदि देखते हैं, बहुत बढ़िया से देखते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर को आकलन करेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर में तो डेथ मतलब होता है बाबू, डेथ मतलब होता है, लास्ट चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर मतलब होता है कि किसी कारणवश, किसी कारणवश पार्टनरों में, एक पार्टनर में एक पार्टनर डेथ कर जाना। कहे कि डेथ भी किसी कारणवश ही होता है बाबू, ऐसा नहीं है कि कोई बोल के आता है। डेथ एक ऐसा प्रक्रिया है, होना तो सबको है लेकिन बोल के नहीं आता है। कब किसकी घटना घट जाए हमको पता नहीं है। लेकिन बिजनेस में यदि पार्टनरों में कोई पार्टनर डेथ कर जाता है और डेथ कर गया तो क्या होगा, क्या पार्टनरों में क्या क्या संशोधन किए जाएंगे, या डेथ हुए व्यक्ति को उसके जो एक तरीका से बोले एक्सिक्यूटर जो होता है, उसका उत्तराधिकारी जो होता है, उसको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या उसको हम देंगे, कैसे कैसे हम आकलन करेंगे, इसको बहुत बारीकी से देख लेंगे, है ना। इसको भी एक चैप्टर और है, एक चैप्टर और है जो भी सिलेबस में हम बताए नहीं, लेकिन झारखंड देखते हैं तो बहुत सालों से देख पा रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, खास करके जेक वाले बच्चों के लिए, कि इसमें देखेंगे तो बहुत 2-4 साल से आए नहीं। ये है डिजिलेशन ऑफ पार्टनर, डिजिलेशन ऑफ पार्टनर। डिजिलेशन ऑफ पार्टनर मतलब होता है साझेदारी का विघटन, साझेदारी का विघटन। साझेदारी का विघटन कब होगा, है ना, कैसे विघटन, समाप्ति, साझेदारी का विघटन करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इससे नहीं आया है लेकिन हम जानते हैं कि आ भी सकता है, या है ना। तो इसको भी जब हम शुरू करेंगे तो बहुत बारीकी से इसको कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे, बहुत तरीके से इसको भी बता दें, इसका भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर देंगे। तो यदि देखेंगे तो ये 7 चैप्टर के बारे में, जो 6 मेन चैप्टर है, एक अभी इंक्लूड किए 7 चैप्टर, ये 7 चैप्टर को हम लोग बारीकी से एक करके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, कितना क्या क्वेश्चन आ सकता है,
किस ढंग से आ सकता है ना। एक क्वेश्चन का लेवल जो होगा उसी के अनुकूल आपको बताया जाएगा, उसी के अनुकूल पढ़ाया जाएगा। तो जो भी आप लोग हैं जल्दी जल्दी लेट मत कीजिए, है ना। काहे कि एग्ज़ाम फरवरी में है और हम लोगों के पास देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं है, 45 डेज, ठीक है। 45 डेज का समय बचता है। 45 डेज में हम लोग प्रिपरेशन करना है और 45 डेज में हम लोग पूरी एकदम जो हो सकता है पूरा एकदम भरपूर हम भी प्रयास करेंगे कि जितना कंटेंट दे सकते हैं, जितना से ज़्यादा क्वेश्चन बता सकते हैं। लेकिन ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है उसी के अकॉर्डिंग बताया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, जब अगला नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो एनपीओ का क्लास होगा, तो एनपीओ का क्लास में आप लोग जुड़ें, इस, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।